पेशेंस का गेम है, और दूसरा यू हैव टू बी विलिंग टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल ऑल्सो, क्योंकि 80% जो हम खाते हैं, जो हम अपने शरीर को फीड करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी कैसी होगी, कितनी स्वस्थ होगी, उसमें कौन सी बीमारी होगी, कौन सी नहीं होगी। बाकी 20% में आता है आपका योगा, आपकी नींद, आपका बाकी जो भी आपका ये एक्टिविटीज है। तो योगा के साथ साथ जो भी आपको चेंजेस बताए जाते हैं अपने डाइट में, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसको करेंगे और पेशेंस रखेंगे और निरंतर करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी इज द की। तो आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं अपने गेस्ट से चाहूंगा वो अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। थैंक यू मोहित। सबको नमस्कार। मेरा नाम भावना शर्मा है और मैं एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग योगा फॉर अबाउट अ डेकेड नाउ, एंड आई एक्सीडेंटली got into this journey. I was a teacher earlier. I left my teaching because of some family requirements. And after that, in my search for looking for another profession which would help me de-stress and help others get de-stressed at the same time, I chanced upon this career. And I found it really very, very relaxing, rejuvenating, and very, very noble in the sense that I was able to not only help myself, but also others. So that's how I got into this. Okay. When we talk about yoga, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है which is mind and body connection. Yeah. तो can you explain how yoga helps individuals develop a deeper understanding of their bodies and minds? Yeah. See, in yoga philosophy and in mindfulness practices, which are very closely related with yoga, we emphasize the need and the importance to be aware of each and everything that we do. ठीक है, क्योंकि योगा सिर्फ ऑन द मैट प्रैक्टिस नहीं करते, योगा ऑफ द मैट हम ज्यादा करते हैं। आप योगा कितना देर करोगे? आसन 1 घंटा दिन में, बाकी के 23 आवर्स क्या कर रहे हो? तो बाकी के जो 23 घंटे हैं उसमें भी हम योगा का अभ्यास कर सकते हैं, पर वो करने का तरीका अलग है। आसन योग का एक बहुत छोटा सा भाग है, ठीक है। हमारे जो अष्टांग योग की फिलॉसफी है उसमें 8 लिम्स हैं योगा के, उसमें से एक थर्ड लिम जो है वो आसन है। लेकिन बाकी के समय हमें क्या करना है? बाकी के समय भी कुछ चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है। दैट इज माइंडफुलनेस इन ऑल द एक्टिविटीज दैट यू डू थ्रू आउट द डे, फ्रॉम द टाइम यू गेट अप इन द मॉर्निंग। माइंडफुली सेट अप अ रूटीन फॉर योर सेल्फ, फिक्स अ टाइम, मुझे इतने बजे उठना है, उसके वो स्टिक करना है आपको, ठीक है। अपने आप को ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि चलो जब आंख खुल जाएगी उठ जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू गेट अप माइंडफुली एट द राइट टाइम, प्रेफरेबली ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त, दैट इज बिफोर सनराइज। And then what are the activities and routines that you do in the morning? Drink some warm water, look at your hands in the morning, say a gratitude, and then do all your normal cleansing activities, have your breakfast, and you have a routine to follow. Whatever you are doing throughout the day, when you do it with mindfulness, with complete attention, keeping yourself anchored to the activity that you are involved in, तो उस तरह से ही आप माइंडफुलनेस जनरेट करते हो, अपने माइंड और बॉडी को कनेक्ट करते हो आपस में। आजकल की जनरेशन काम तो सारे करती है, लेकिन जब वो काम करते हैं उसमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, उसमें कोई अटेंशन नहीं होती। खाना खाते हैं तो सामने मोबाइल पे सीरीज चल रही होती है, या उस पे लैपटॉप पे सीरीज चलती है, साथ साथ खाना खाते हैं। अब इस तरह से जो हम खाना खाते हैं वो खाना शरीर को लगता नहीं है, क्योंकि आपका माइंड आपके साथ नहीं है, आपका दिमाग कहीं और है, चबा रहे हो, आपको पता नहीं आपने क्या खाया, कितना खाया, आप फुल हो गए हो, आपको वो भी नहीं पता चला, है ना, आपने खाने के फ्लेवर्स को एंजॉय नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं जो योगा प्रैक्टिशनर्स अच्छे से सीख जाते हैं, क्योंकि वो अपनी हर एक्टिविटी में माइंडफुलनेस को इनकलकेट करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो जैसा कि आपने बात की माइंडफुलनेस की, तो हाउ कैन योगा फिलॉसफी एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, तो हम इन चीजों को अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसको डे टू डे अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप काम कर रहे हो आप उसमें इन्वॉल्वमेंट रखो। जो काम कर रहे हो उसी काम पर फोकस करो, 4 काम एक साथ करने की कोशिश मत करो, है ना। जब आप उठ रहे हो सुबह का तो आपको ध्यान रहना चाहिए अभी मैं
अभी मैंने आंखें खोली हैं, सबसे पहले मुझे क्या देखना है आंख खोलने के बाद? सबसे पहले अपने हाथों को सामने रख के कर दर्शन करते हैं, इसको हाथों को देखकर अपने ग्रैटिट्यूड एंड प्रेयर ऑफर करते हैं, वो आपको करना है। फिर उसके बाद अभी मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है, अब मुझे थोड़ा सा उषा पान करना चाहिए। आयुर्वेद में उषा पान करना जरूरी होता है कि सुबह उठकर थोड़ा सा गर्म पानी 1 या 2 ग्लास आप जरूर पिए, उससे आपके शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं, आपकी जो बाउल मूवमेंट है वो रेगुलेट होता है। तो एक के बाद एक क्या क्या करना है वो थॉटफुली आपको माइंडफुली करना है। दैट कैन हैपन ओनली व्हेन यू गिव 100% अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग। उस तरह से आप अपना माइंडफुलनेस जनरेट करते हो। ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो तो आपको क्या खाना है ब्रेकफास्ट में, है ना? कितना खाना है? आधा पेट भरने के बाद आपको खाना छोड़ देना है। इतना नहीं खाना है कि आप एकदम ओवरलोडेड हो जाओ। खाने अच्छे से चबाना है, कई बार खाने को चबा चबा कर खाना है ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो। तो हर काम को जब आप करते हो, आप अपना पूरा माइंड का इन्वॉल्वमेंट उसके साथ रखो। उसके साथ आपके बॉडी में, आपके माइंड में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, सेंसेशंस हो रहे हैं, उनको माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। तो जब इस तरह का एटीट्यूड आप डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल जनरेट माइंडफुलनेस इन योर डेली एक्टिविटी। Okay. Many people see yoga as a physical practice. तो इसके कुछ एथिकल्स और कुछ मॉरल गाइडलाइंस भी है। तो हाँ जी। योगा जो है वो किस तरीके से एक होलिस्टिक अप्रोच, हाउ डज अ योगा प्रमोट अ होलिस्टिक अप्रोच टू द वेल बीइंग? Yeah. See, most of the people equate yoga with asana. ज्यादातर लोगों के लिए 90% लोगों का मतलब है योगा का मतलब आसन। वो कहते हैं मैं योगा प्रैक्टिस करती हूँ। उनका योगा प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि मैं रोज 1 घंटा आसन कर रही हूँ। बट वो योगा नहीं है, क्योंकि योगा एक पूरी फिलॉसफी है। और यौगिक फिलॉसफी जो है महर्षि पतंजलि जी जो हमें दी है योग पतंजलि योग सूत्र में, उन्होंने एक अष्टांग योग का कंसेप्ट दिया है उसमें, 8 लिम्स ऑफ योगा। उसमें जो लिम्स हैं, उसका जो पहला लिम है वो है यम। यम क्या होता है? यम होते हैं सोशल ऑब्जर्वेंसेस। कि जब आप योगा फिलॉसफी की जर्नी पे स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले स्टार्ट बाय बीइंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। उसमें कुछ वर्च्यूज है जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे ट्रूथफुलनेस है, नॉन वायलेंस है, ठीक है, नॉन स्टीलिंग है, सेलिबेसी है, एंड देन यू हैव दैट बीइंग नॉन ग्रीडी। सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम being dishonest. You must inculcate the values of being honest, and you should have integrity in your character. You should not steal somebody's things. You should not have an attitude of accumulating material wealth, unnecessarily getting into a greed. Need तक ठीक है, वो greed तक नहीं जाना चाहिए. You have to learn to withdraw your senses and not indulge too much in sensual pleasures. So this kind of an attitude has to be developed when you begin on the journey of yoga life. And then you must observe some personal observances. There are also 5. First is Shauch. Shaucha means purity and cleanliness. Purity of your body, purity of your mind, purity of your thought, purity of your surroundings. All of that comes in that you have to maintain, take care of that. Then there is Santosh. Santosh means contentment. कि आपके पास जो है उसी के साथ आप खुश हो। आजकल सोशल मीडिया में इतना कंपैरिजन है, लोग एक दूसरे को देखते हैं अच्छा करते हुए, उन्हें लगता है कि वो जो प्रोजेक्शन होता है उसी को वो सही मानकर इनसिक्योर होने लगते हैं। उसमें कंपैरिजन की फीलिंग आ जाती है। तो क्या होता है कि जो हमारे पास है हम उसमें खुश रहने की बजाय जो नहीं है उसके साथ हम ज्यादा दुखी रहते हैं, तो वो कंटेंटमेंट कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। So it is important to inculcate a sense of contentment and be happy and grateful for whatever you have. Then there is Saucha, Santosha, then Swadhyay. आपको सेल्फ स्टडी करनी है, स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स टू एक्वायर नॉलेज एंड स्टडी ऑफ योर ओन सेल्फ। आपका माइंड कैसा है, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी बॉडी किस तरह से बिहेव कर रही है, उस सबकी जो अवेयरनेस है उसको स्वाध्याय बोलते हैं। स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं, अच्छी बुक्स पढ़नी है, नॉलेज एक्वायर करनी है, ठीक है। देन देयर इज वन तप. तपा मीन्स ऑस्टेरिटी, प्रैक्टिसिंग अ सिंपल लाइफ, नॉट लुकिंग फॉर अ कंफर्टेबल लाइफ। एक क्रेविंग आजकल की जनरेशन में बहुत ज्यादा है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल कर लूं, जहां पे जरा सी गर्मी हुई तो एसी ऑन कर लिया, थोड़ा सा भी डिस्टेंस चलना है तो चलना ना पड़े, अब गाड़ी से जाओ।
तो इस तरह का जो एक माइंडसेट आ गया है ना कि ज्यादा अपने आप को कष्ट मत दो, शरीर को कष्ट मत दो, वो जो माइंडसेट है वो चेंज करना है. यू हैव टू बी ऑन योर फीट एंड ट्राई टू यूज योर बॉडी एज मच एज यू कैन. डोंट क्रेव फॉर अ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल. ठीक है. और जो लास्ट चीज है उसमें है ईश्वर प्रणिधान. सरेंडर टू दैट सुप्रीम पावर. बिलीव दैट देयर आर सम फोर्सेस वर्किंग इन नेचर एंड वट एवर इज हैपनिंग, ट्रस्ट द प्रोसेस. आपकी डेस्टिनी जहां पर आपको ले जा रही है उसको ट्रस्ट करो. एफर्ट करते रहो, एफर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको अनरियलिस्टिक आउटकम्स पे भरोसा नहीं करना है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है. जस्ट सरेंडर टू द प्रोसेस एंड कीप डूइंग योर वर्क. That is the second limb of this Ashtanga Yoga. The third limb is the asana practice, as I told you. Asana practice, the objective of asana practice is to stabilize your body, to make it fit for the purpose of the ultimate aim of yoga practice, which is self-realization. Self-realization करने के लिए आपको meditation करना पड़ता है, self connection करना पड़ता है. तब समझ आता है कि हमारी जिंदगी का जो true purpose है वो क्या है. It's not about acquiring wealth, it's not about एक्वायरिंग पावर. उससे भी बड़ा बहुत ऊंचा मकसद हमारी जिंदगी का है. तो वो एक रियलिटी का, आपको एक रियलिटी चेक मिलता है उससे. आसन की प्रैक्टिस करते हैं हम अपने शरीर को स्थिर करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हम अपने इनसाइड तक, अपनी आत्मा तक पहुंचते हैं. उसके बाद फोर्थ लिम्ब जो है वो है प्राणायाम, जिसमें आप अपनी श्वास को, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करना सीखते हो. ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, अपने प्राणों को एक्सपैंड करना, दैट इज प्राणायाम. देन कम द नेक्स्ट लिम्ब. प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ योर सेंसेस. लर्न टू विड्रॉ योर सेंसेस एंड नॉट फॉल प्रे टू सेंसुअल प्लेजर्स. कि कोई चीज बहुत ही टेस्टी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी खुशबू आ रही है, तो मुझे खाना ही है, चाहे वो मेरे लिए अच्छी है या नहीं है. तो सेंसुअल प्लेजर्स से अपने सेंसेस को विड्रॉ करना है. जब आप बाहर की दुनिया से अपने आप को डिस्कनेक्ट करते हो तभी आप अंदर की दुनिया तक पहुंच सकते हो, है ना. ये इस तरह से कि आप एक कमरे में बैठे हैं और सारी विंडोज खुली हुई हैं, तो आप उस कमरे में बैठकर आप बाहर ही देखोगे, अंदर कमरे में क्या है उस पर आपका फोकस नहीं रहेगा. तो हमारे सेंस ऑर्गन्स इसी तरह हैं, आपको उनको शट डाउन करना पड़ता है अंदर जाने के लिए. तो शट डाउन योर सेंसेस फॉर अ व्हाइल व्हाइल यू डू योर प्रैक्टिस एंड एस्टैब्लिश सेल्फ कनेक्शन. विड्रॉल ऑफ सेंसेस इज प्रत्याहार. देन कम्स धारणा, ध्यान एंड समाधि. धारणा में आप कॉन्सेंट्रेट करते हो किसी एक थॉट के ऊपर एंड ट्राई टू ब्रिंग योर अटेंशन टूवर्ड्स दैट थॉट. ध्यान में आप अपने आप को बिल्कुल ही सिंगल पॉइंटेड कर लेते हो, एक थॉट के ऊपर ही फोकस करते हो, मेडिटेट करते हो, एंड यू गेट लॉस्ट इन दैट, यू लूज योर सेल्फ इन दैट थॉट. समाधि तो पहले हमारे ऋषि मुनि जो करते थे समाधि करते थे, आजकल समाधि तक तो पहुंचना पॉसिबल नहीं है. हम मेडिटेशन की स्टेज तक पहुंच जाएं वो ही हमारे लिए काफी है. तो ये अष्टांग योग का कंसेप्ट है जिसमें उसके 8 लिम्स हैं. ये ओके, तो देयर आर 3 वर्ड्स लाइक योगा, स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन. मुझे पर्सनली इस चीज का डाउट है कि तीनों में डिफरेंस क्या है. मतलब मैं पर्सनली इन तीनों चीजों में काफी कंफ्यूज्ड हूँ और काफी लोग भी हैं. अच्छा, देखो योगा तो जैसे मैंने आपको बताया, योगा एक पूरी फिलॉसफी है ना, जीवन को जीने का तरीका है, और उस तरीके में सब कुछ आता है. आपका आहार, विहार, आचार, विचार, 4 चीजें होती हैं इसमें. आहार आप क्या खाते हो, कैसे खाते हो, और खाने में सिर्फ आपका ये फूड नहीं आता. वट एवर यू आर गिविंग इन टू योर बॉडी, परसीविंग थ्रू द एनवायरमेंट, रिसीविंग थ्रू योर सेंसेस, द कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग ऑनलाइन. So whatever you're taking in basically, either through your mouth or through your senses is your ahar. So you have to ensure that you are taking in right, everything right. Okay? विहार है जो आपका रिक्रिएशन है, वो आप कैसा कर रहे हो, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हो कि नहीं, हॉबीज में टाइम स्पेंड कर रहे हो कि नहीं, कनेक्ट नेचर से कनेक्ट कर रहे हो कि नहीं. देन योर आचार इज योर कंडक्ट, हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ. आपका रूटीन कैसा है, आपने प्रॉपर सिस्टम बना रखा है कि नहीं, कब उठना है, कब खाना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कब सोना है, हर चीज का एक सिस्टम होना चाहिए. वो आपका आचरण है, आचार. और विचार आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड एंड थॉट प्रोसेस. तो ये 4 चीजें जो हैं, ये योग है जब आप इस सबको करते हो. स्पिरिचुअलिटी इज कनेक्टिंग विद अ हायर कॉन्शियसनेस. आप बिलीव करते हो कि एक सुप्रीम पावर है जो इस पूरे यूनिवर्स को रन कर रही है,
और उस पावर में बिलीव करके उसकी तरफ आप इंक्लाइंड रहते हो, तो आप उसके साथ कनेक्ट करने की जो कोशिश करते हो वो स्पिरिचुअलिटी है। और ये आप किसी भी धर्म के माध्यम से भी कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी एंड बीइंग रिलीजियस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि कोई रिलीजन ही फॉलो करना है वो करने के लिए। तो जब आप उस सुप्रीम सोल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, यू बिलीव इन दैट हायर पावर, समथिंग फोर्सफुल दैट इज रनिंग बिहाइंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स, वो है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। और हाँ, मेडिटेशन एक तरीका है, एक माध्यम है जिसमें आप अपने इनर कोर तक पहुंचने की कोशिश करते हो, अपने अंदर के कोर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, अपनी बाहर के सारे सिस्टम्स को शट डाउन करके अपने आप को वन पॉइंटेड करते हो और किसी भी एक थॉट पर। वो एक थॉट आपका कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी जिस डेटी पे भगवान पर आप विश्वास करते हो उसका ध्यान हो सकता है, या आप मंत्र उच्चारण कर सकते हो, या आप अपने ब्रेथ पर फोकस कर सकते हो, सिर्फ अपने शरीर के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। तो आप बेसिकली अपने माइंड से अननेसेसरी थॉट्स को हटाकर अपने मन को किसी एक थॉट पर टिकाने की कोशिश करते हो, वो है मेडिटेशन। तो ये क्लोजली लिंक्ड है एक दूसरे से, बट दे आर नॉट द सेम। ये अलग अलग हैं बट दे आर क्लोजली कनेक्टेड। ओके, जैसे कि अभी आपने बात की ब्रेथ की और कॉन्शियसनेस की, तो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन ब्रेथ एंड कॉन्शियसनेस इन योगा? एक ब्रेथ ना एक माध्यम है, इट्स लाइक अ ब्रिज। ठीक है, दिस इज द बॉडी, दिस इज द माइंड। नाउ फ्रॉम टू रीच फ्रॉम योर बॉडी टू योर माइंड यू नीड अ मीडियम, दैट मीडियम इज द ब्रेथ। अगर आपको फिजिकल प्लेन से मेंटल प्लेन तक जाना है, एकदम से आपको मैं कहूँ कि आप अपने मन तक चले जाइए, तो आपको मन तक जाने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा। उस प्रोसेस में क्या करेंगे, हम हमेशा जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं मेडिटेशन के लिए, सबसे पहले हम शट डाउन कराते हैं आपके सेंसेस को, आंखें बंद कर दीजिए और फिर अपना पूरा ध्यान पहले शरीर की तरफ लेके आइए, फिर हम ध्यान लेके जाते हैं श्वास की तरफ, अपनी ब्रेथ के प्रति अवेयरनेस जनरेट करवाते हैं। जब आप अपनी ब्रेथ के प्रति अवेयरनेस जनरेट करते हैं, ब्रेथ को लॉन्गर करते हैं, स्लोअर करते हैं, डीपर करते हैं, तो आप धीरे धीरे रियलाइज करते हैं कि आप इनवर्ड और होते जा रहे हैं, इंटरनलाइज होते जा रहे हैं। दैट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद योर माइंड। तो ये कॉन्शियसनेस का है, आप आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड से आपके इंटरनल वर्ल्ड तक जाते हैं, एंड दैट मीडियम इज योर ब्रेथ। दैट ब्रेथ ओनली टेक्स यू देयर। So this is the connection between your breath and your consciousness. ओके, तो भगवत गीता में भी मतलब योग का जिक्र है, तो जैसे भक्ति कर्मा, तो थोड़ा बता सकते हैं मैं उस चीज के बारे में? भगवत गीता में कर्मयोग के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया गया, क्योंकि योग बेसिकली क्या है, योग एक माध्यम है ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो योग बहुत तरह के हैं, अल्टीमेट एम यही है, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग है। भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, हठ योग जो हम करते हैं आसन वाला, वो हठ योग है। तो जो कर्म योग है, कर्म योग ये मानता है कि जब आप अपने कर्म को कुशलता से करते हैं, ठीक है ना, तो वो एक तरह का योग है। कुशलता का मतलब क्या है कि आप उस कर्म को पूरे अटेंशन के साथ, पूरे डिटेल के साथ, पूरी तन्मय के साथ कर रहे हैं, लेकिन आप उस कर्म के फल के साथ अपने आप को अटैच नहीं करते। मतलब किसी गोल ओरिएंटेड रिजल्ट की वजह से आप नहीं कर रहे हो उस कर्म को कि मैं ये करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, है ना, कि मैं अगर बहुत मेहनत करूंगी तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा, या मैंने ये किया तो मुझे पावर मिलेगी। तो आप जब उस इंटेंशन से नहीं करते हो, व्हेन यू डू अ सेल्फलेस सर्विस, सेल्फलेस ड्यूटी, जस्ट विद एन इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग पीपल, व्हेन यू डू इट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, दैट इज कर्मयोग। अब मेहनत तो सब लोग करते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, लेकिन हर काम के पीछे कोई एक्सपेक्टेशन होती है, कुछ रिजल्ट की कामना होती है ना। पर जब आप काम इस तरह से करते हो कि आपका फोकस सिर्फ अपने कर्म पर है, कि जो मुझे करना चाहिए, जो मेरे लिए सही है, मैं वही करूं, उसके आउटकम पर आपका फोकस नहीं है, उसके आउटकम के साथ अटैच नहीं हो। अटेंशन 100% है बट अटैचमेंट 0%, दैट इज कर्मयोग। तो कर्मयोग पर सबसे ज्यादा एम्फोसिस भगवत गीता में दिया गया है।
ओके, अब योगा जो है इज लिंक्ड विद आवर एंशियंट ट्रेडिशंस, लेकिन वो इवॉल्व हो रहा है समय के साथ। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज पे कि जो भविष्य है, कि हाउ डज द फ्यूचर ऑफ योगा लुक लाइक? तो इवॉल्व तो अभी भी बहुत हो चुका है योगा, क्योंकि जब योगा का हम ऋषि मुनियों ने योगा का वो किया था, उन्होंने उसको प्रोपाउंड किया था, तब शायद सिचुएशंस अलग थी। तब ज्यादातर जो लोग थे वो ऋषि मुनि उसको ध्यान लगाने के मकसद से, ध्यान लगाने के उद्देश्य से प्रैक्टिस करते थे योगा, बिकॉज दे वांटेड अ स्टेबल बॉडी टू बी एबल टू स्टेबलाइज देयर माइंड। अगर आपको घंटों बैठ के तपस्या करनी है, साधना करनी है, और आपके शरीर में जगह जगह दुख है, कष्ट है, दर्द है, तो आप नहीं कर सकते ऑब्वियसली ध्यान। आप जैसे ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, आपको रियलाइज होगा मेरे इधर दर्द हो रहा है, मेरे वहां दर्द हो रहा है, इधर खुजली हो रही है, इधर पेन हो रहा है। तो उस उद्देश्य से शरीर को साधने की कोशिश की जाती थी कि हम शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि ह्यूमन सफरिंग का सबसे बड़ा कारण है पेन, तरह तरह का पेन, फिजिकल पेन, मेंटल पेन। तो उस पेन को दूर करने के लिए आप पहले शरीर पे वर्क करते थे, फिर अपने श्वास को नियंत्रित करते थे, ताकि श्वास के माध्यम से अपने मन तक पहुंचा जा सके, और फिर वो मन तक पहुंचने के उद्देश्य से, सेल्फ रियलाइजेशन के उद्देश्य से मेडिटेशन का अभ्यास किया जाता था। तो ये उद्देश्य था मेडिटेशन करना, राजयोग जिसको बोलते हैं, भगवान के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन आजकल की लाइफ में जैसे जैसे हम लोग बहुत फास्ट पेस लाइफ में घुस गए हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो थोड़ा बदल गया है। अब हम अपने आप को फिजिकली हेल्दी रखने के लिए, ताकि हम अपनी सारी लाइफ की ड्यूटीज ढंग से कर पाए, उसके लिए हम योग का सहारा लेते हैं। तो उसी लाइन में अगर आप देखिए तो more of the yoga studios will offer you practices related to physical body. फिजिकल बॉडी पे ज्यादा एम्फेसिस है। और हम लोग भी जब अपने क्लाइंट्स को योगा सेशंस देते हैं, अगर आप उनको सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज कराएं जिसमें उनको ब्रीदिंग और माइंडफुलनेस पर ही फोकस करना है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। दे वांट टू डू मोर ऑफ फिजिकल वर्क, बिकॉज दे फील कि फिजिकली स्ट्रांग होना, एक्टिव होना ज्यादा जरूरी है। उनको किसी को फैट बर्न करना है, किसी को पतला होना है, किसी को एक्स एंड पेन दूर करने हैं। तो इससे योग ने अब थोड़ा सा फिजिकल वाला एस्पेक्ट को ज्यादा उससे गहनता से एब्जॉर्ब कर लिया। इसीलिए शायद आसन पर इतना फोकस है कि लोग आसन को ही योग मानने लगे। ऑल्दो इट्स गुड, अपनी बॉडी को फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर कहीं ना कहीं जो योग का एसेंस है वो भी खत्म नहीं होना चाहिए। पर एक अच्छी बात ये भी है कि क्योंकि आजकल की फास्ट पेस लाइफ की वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, और काफी सोशल मीडिया की वजह से इस चीज को प्रोपोगेट भी किया जा रहा है कि योगा प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर calming down your mind and for helping you recover from any mental health issues that you have. तो उस वजह से थोड़ा सा एवोल्यूशन इसका मेंटल हेल्थ के रिपेयर की तरफ भी बढ़ रहा है। और इसका एवोल्यूशन और अच्छा शायद आगे इसलिए भी होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी ने भी अभी योगा के बीच में अपना वो पैर पसार दिए। तो हर चीज में अब जैसे हम लोग ऑनलाइन बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ समय पहले तक कहाँ कोई सोच सकता था कि ऐसे दूर दूर बैठकर भी आप किसी से बात कर सकते हैं। योगा का अभ्यास शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि लैपटॉप के माध्यम से आप घर बैठे बैठे योगा का अभ्यास कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी योगा में आ गई है, उसकी वजह से नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, नए नए योगा स्टाइल्स आ रहे हैं जो आपकी लाइफ को भी आसान कर रहे हैं, और दूर दूर तक जो लोग हैं उन सबको इसका बेनिफिट लेने में हेल्प कर रहे हैं। सो योगा इज इवॉल्विंग एंड आई थिंक इट इज फॉर द बेटर। इट इज फॉर द बेटर, इट्स गेटिंग एक्सेसिबल टू मोर एंड मोर पीपल। ओके, लोटस पोज जो होता है इज लिंक्ड विद मेडिटेशन एंड इनर पीस। तो अगर इफ आई से कि आपको एक योगा पोज इन्वेंट करना है, तो वो दैट योगा पोज विल रिप्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ इमोशन? आई थिंक आजकल अगर आप कहीं बाहर जाओ और आप आजकल बच्चों को या लेटेस्ट जो जेनजी है उसको अगर आप देखें, तो आप देखेंगे 90% लोग आपको इस तरह से दिखाई देंगे, लुकिंग एट द मोबाइल। मतलब आप एक बार कभी ऑब्जर्व करना, यू जस्ट गो आउट एंड जस्ट रैंडमली ऑब्जर्व पीपल, you will see people with a curved spine bending forward looking at their mobile.
शायद ही कोई आपको ऐसा मिलेगा जो अपने मोबाइल पर नहीं है, या तो वो कोई और एक्टिविटी कर रहा होगा इसलिए मोबाइल पर नहीं है। मेट्रो में आप ट्रैवल करो, आप कहीं पर भी जाओ, वो 90% लोग मिलेंगे अपने मोबाइल के अंदर झांकते हुए। तो उनका जो बॉडी पोस्चर मैं देखती हूँ, उसको देख के आई फील वेरी सैड एट टाइम्स। यू नो, व्हाट आर वी डूइंग विद आवर बॉडी? वी आर wreaking havoc with our system। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए पोज जिसमें कि आप अपने लैपटॉप को या मोबाइल, सो नॉट द लैपटॉप, यू कैन check your mobile at the same time and get some relaxation, although that cannot happen on the go. But when you come home, you can just lie down on the mat on the floor and lift your legs up the wall 90 degree, body down, legs up the wall. And in that position, if you want, you can keep your mobile up and keep scrolling it. If you just can't let go of your mobile, क्योंकि आजकल पढ़ाई बच्चों के मोबाइल पे होती है, सारा बिजनेस मोबाइल पर चलता है, आपको तो कुछ भी वो करना है, कोचिंग ट्रेनिंग बहुत कुछ है कि जो मोबाइल पर ही चलता है। तो अगर आपके हालात आपको इतना मजबूर करते हैं कि आप मोबाइल को नहीं छोड़ सकते, तो एटलीस्ट आप ऐसे पोज में आ सकते हैं जिसमें आप मोबाइल को स्क्रॉल भी कर सकें और साथ साथ आपकी बॉडी को उसका हार्म और उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो ना झेलने पड़े। तो ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें आपका नेक और आपका बैक बिल्कुल सपोर्टेड रहता है मैट के ऊपर, नीचे फ्लोर के ऊपर। लेग्स जब आप ऊपर करते हो तो आपके लेग से जो ब्लड फ्लो है वो आपके लोअर अपर बॉडी की तरफ आता है, अपर बॉडी की तरफ, आपके हेड की तरफ ब्लड फ्लो आता है, जो आपके दिमाग से स्ट्रेस एंड टेंशन को दूर करता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग करता है, आपकी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देता है, और दिन भर की जो भी थकान आपके पैरों में है वो सारी थकान आपकी मिट जाती है। और साथ साथ आप मोबाइल भी स्क्रॉल कर पा रहे हैं। Ideally, you should keep the mobile aside if it is possible. Put some nice music on it, close your eyes and just focus on your breath. That is the best thing to do. तो मुझे लगता है मेरा आसन तो ऐसा होगा जिसमें आप आराम से बिना किसी, इसमें एफर्ट भी नहीं लगता। ये आसन हर वो इंसान कर सकता है जिसको योग का कोई नॉलेज नहीं है या जिसकी बॉडी में कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है। तो वो भी इंसान, अगर उसकी बॉडी स्टिफ है तो वो अपने बैक के नीचे एक कुशन या एक ब्लैंकेट फोल्ड करके रख सकता है और तब इस आसन का अभ्यास कर सकता है। तो मुझे लगता है इसकी बहुत जरूरत है हमारी जनरेशन को। तो दे शुड डू समथिंग लाइक दिस टू फॉर अ डिजिटल डिटॉक्स, इफ दे हैव टू कीप द मोबाइल ऑन द साइड, और यूज करना है तब भी कर सकते हैं। जितने भी लोग who wants to enter in the field of yoga, तो आपकी क्या एडवाइस होगी उन लोगों के लिए? मेरी तो एडवाइस ये होगी कि जितनी जल्दी हो सके आपको योग का अभ्यास करना चाहिए। डोंट वेट फॉर दैट लो फेज और लो मोमेंट इन योर लाइफ व्हेन यू फील दैट नाउ आई डोंट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट प्रैक्टिसिंग योगा। It's very sad to see that most of the people who turn towards yoga, even in my classes, are the ones who have already suffered some losses in life in terms of their health, physical, mental, emotional, whatever. तो उस पॉइंट के बाद वो योगा की तरफ रुख करते हैं। तो कहते हैं ना कि अगर आप सुख में सब सुमिरन करें, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो जो सुख का समय है, जो जब आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वस्थ है, उसी समय से अगर आप योग का अभ्यास करना शुरू कर दें तो आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, मुसीबतें हैं, आप उनको बहुत अच्छे से झेल पाएंगे। सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल भी। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि योगा फिलॉसफी में तो सिर्फ आसन नहीं है, योगा फिलॉसफी में तो अभी जैसे मैंने बताया और भी बहुत कुछ है। आप उसका कम से कम उसका अभ्यास तो शुरू कर सकते हो। सोशल ऑब्जर्वेंसेस, पर्सनल ऑब्जर्वेंसेस, इन सबको तो अपने जीवन में अपनाना शुरू करो। अब माइंडफुलनेस अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। मैं कैसे बैठी हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, मुझे कब एक ब्रेक लेना चाहिए, कब मुझे थोड़ा सा बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने गलत सोचा, क्या मैं अपनी सोच को ठीक कर सकती हूँ, क्या मैं इमोशंस फील कर रही हूँ बॉडी में, जो मेरा रिएक्शन था, जो मेरा एंगर था, क्या वो सही था, हाउ कुड आई हैव करेक्टेड थिंग्स। So you incorporate mindfulness into every activity and you should start at least this much as soon as possible. और कुछ लोग जो योग में इस डर से नहीं जाते सोचकर कि वो फ्लेक्सिबल नहीं है या योगा के इंटिमिडेटिंग पोजेस देख देख के उनको लगता है कि ये तो बहुत ही कुछ खतरनाक सी चीज है।
ऐसा नहीं है, वो बहुत एडवांस पोजेस है और वो सबको करने की जरूरत भी नहीं होती। वो सब एक प्रोजेक्शन होता है। जो भी कर रहे हैं उसको, उनको योग के फील्ड में आगे 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 बढ़ना है, तो वो तो उसका अभ्यास करते रहेंगे, उसको बेटर करते जाएंगे। योगा एक जर्नी है, योगा डेस्टिनेशन नहीं है। देर इज नो पॉइंट वेर यू रीच एंड से दैट आई हैव रीच्ड द एंड पॉइंट ऑफ योगा। देर इज नो एंड पॉइंट. You can go on improving in this field. So start slow, but make sure you make a beginning. Listen to your body. Don't compare yourself to others. Join the right class which is suitable for you as a beginner. Choose the right yoga style. Choose the right yoga teacher. And if you do all of this, you will definitely get success in your practice. तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, सब स्टार्ट करें, जल्दी स्टार्ट करें और अपने लेवल के हिसाब से स्टार्ट करें। ओके, जैसा कि आपने बताया कि यू वर अ टीचर, तो जब आपने ट्रांजिशन किया इनटू द फील्ड ऑफ योगा, तो आपकी लाइफ में तब से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस आए? बहुत चेंजेस आए हैं, मतलब आई कैन से दैट आई एम अ टोटली चेंज्ड पर्सन नाउ। उस वक्त जो मेरे स्ट्रेस लेवल्स थे, बॉडी की फिजिकल कंडीशन थी, मेंटल स्टेट थी, इमोशनल रेजिलियंस थी, मतलब आई एक्चुअली रिग्रेट नाउ दैट इफ आई हैड स्टार्टेड दिस प्रैक्टिस अर्लियर, आई वुड हैव मेड माय लाइफ सो मच बेटर, सो मच हैप्पियर, सो मच मोर पीसफुल। क्योंकि स्ट्रेस को झेलने की क्षमता, चीजों को समझने की क्षमता, लोगों का बिहेवियर, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, मुझे अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है ना, वो सारी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं थी। तो नाउ आई फील मोर एनर्जेटिक देन बिफोर। आई फील बेटर able to handle situations in my life, better at handling my emotions, and in every way, I'm eating the right kind of foods. I know exactly what I should be doing. That is the most important thing. पहले क्या था, it was just figuring things out. क्या करना है, कैसे करना है, but there's nobody to guide you the right approach to things. But when you get into yoga philosophy, it explains everything to you. Your perception changes. You learn so much about life, about your behavior, about behavior of people, why they are doing this, and how things can be put right. Why your body is behaving like this. How can you set it right? I mean, you have the solution to every problem. You practice it or not, that is another matter. But you know why things are happening and what you can do about it. So I would say I'm a totally changed person now, and I would never like to go back to where I was. And I really, honestly, and sincerely wish that everybody gets this awakening as soon as possible, and they begin their yoga journey whenever they get this awakening. ओके, तो कोई बुक्स हैं जो आप रिकमेंड कर सकते हो हमारे लिसनर्स के लिए? देखिए, बुक्स का तो ऐसा है कि बुक्स पढ़ने से इतना ज्यादा आपको, जब तक आपका कोई गुरु नहीं है तब तक इतना ज्यादा इसके बारे में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इंटिमिडेटिंग हो जाता है बेसिकली। आई वुड सजेस्ट, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो आई एम नॉट अ वेरी वोरेशियस रीडर। मैं उनमें से नहीं हूँ जिनको पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैं विजुअली ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व करके वो करना चाहती हूँ। तो आप आजकल इतना ऑनलाइन रिसोर्स अवेलेबल है, इतने वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए, एडवांस लेवल वालों के लिए। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखकर पहले थोड़ा सा नॉलेज गेन करें, कि समझने की कोशिश करें कि योग है क्या। उसके बाद जब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उस चीज के बारे में आ जाए, तब आप उसके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर सकते हैं, पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो मेरा यही रहेगा, पहले आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज करो, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाओ, और फिर उसके बाद आप अपने बाकी रिसोर्सेज को यूज करो अपने नॉलेज को और आगे बढ़ाने के लिए। ओके, यू हैव टॉट सो मेनी स्टूडेंट्स, तो कोई मोस्ट कॉमन रिक्वेस्ट जो हर बार आप मतलब कोई ना कोई क्लाइंट आपसे पूछता ही हो, कोई ना कोई क्वेश्चन या रिक्वेस्ट जो कि बहुत कॉमन है? देखिए, सबसे कॉमन रिक्वेस्ट तो यही है कि वेट कम करना है, पेट कम करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों की यही है, और ही सबसे ऐसा इशू है जिसको एड्रेस करने के लिए मेहनत लगती है, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट आसन, एज आई टोल्ड यू। आपके शरीर में जो कुछ हुआ है, जो बीमारियां उत्पन्न हुई हैं, जो भी आपका अगर मोटापा बढ़ा है या कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हुए हैं, वो एक दिन में नहीं हुए।
That is an accumulated effect of all the carelessness, ignorance that you've had during all these years. तो सब कम तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो बदलाव आपको अपनी लाइफस्टाइल में लाने हैं, उसके लिए वो इतने प्रिपेयर्ड नहीं रहते, या चाहते भी हैं तो वो इतनी डिटर्मिनेशन के साथ उसको लॉन्ग टर्म फॉलो नहीं कर पाते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट यही रहती है, बट पेशेंस का गेम है. और दूसरा, यू हैव टू बी विलिंग टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल ऑल्सो, क्योंकि 80% जो हम खाते हैं, जो हम अपने शरीर को फीड करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी कैसी होगी, कितनी स्वस्थ होगी, उसमें कौन सी बीमारी होगी, कौन सी नहीं होगी. बाकी 20% में आता है आपका योगा, आपकी नींद, आपका बाकी जो भी आपका ये एक्टिविटीज है. तो योगा के साथ साथ जो भी आपको चेंजेस बताए जाते हैं अपने डाइट में, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है. उसको करेंगे और पेशेंस रखेंगे और निरंतर करते रहेंगे. कंसिस्टेंसी इज द की. आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप जरूर अपना एम अचीव कर पाएंगे. ज्यादातर लोग बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं. ये देखिए, कोई मैजिक पिल नहीं है. योगा क्या एक इट्स नॉट अ मैजिक पिल कि आपने पॉप की और अब 4 दिन में आपको असर दिखने शुरू हो गया. 4 दिन बाद आपको डेफिनेटली एक हेल्दी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी. आप पॉजिटिव फील करने लगोगे, आपको अपना शरीर हल्का लगने लगेगा. लेकिन जो आपको इफेक्ट्स देखने हैं, पूरे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, उसके लिए तो आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. तो सारी चीजों को एक साथ लेकर चलना है, और अगर आप एक साथ लेकर चलोगे तो फिर कोई रीजन नहीं है कि आपको रिजल्ट ना दिखाई दे. ओके, तो जैसे कि आपने कहा कि योगा को जोड़ा जाता है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ से, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ इट कैन बी यूज्ड एज टूल फॉर द पेन मैनेजमेंट एंड इंजरी प्रिवेंशन. हाँ, देखिए, अगर आप एक सूखी हुई स्टिक लें, आप उसको ऐसे करके तोड़ने की कोशिश करेंगे, एकदम से स्नैप हो जाएगी, टूट जाएगी. ठीक है. और उसकी जगह अगर आप कोई टेंडर ग्रीन कलर की स्टेम लें जिसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, आप उसको मोड़ेंगे तो वो मुड़ जाएगा पर टूटेगा नहीं. वही हमारी मसल्स के साथ होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आवर मसल्स टेंड टू गेट स्टिफ. अगर आप 4 दिन अगर बेड पे लेटे रहो, 4 दिन बाद आप उठ के देखोगे, आप तो यंग हो, उसके बाद भी जब आप उठ के देखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में स्टिफनेस हो गई, आपको चलने में अकड़ाहट फील हो रही है, और आपकी बॉडी उतनी स्मूथली और लाइट वे में नहीं चल पा रही है जैसे पहले चल रही थी. तो हमारी जो मसल्स हैं उनको कांस्टेंट मूवमेंट चाहिए. हमारी बॉडी आराम के लिए डिजाइंड नहीं है. अर्ली मैन क्या करता था, वो अपना खाना भी खुद हंट करता था, जंगलों में घूमता था. चेयर्स नहीं थी उस जमाने में, कोई नहीं बैठता था चेयर के ऊपर. दे यूज्ड टू ऑल सिट ऑन द फ्लोर एंड दे यूज्ड टू कीप रनिंग अराउंड. दे वर ऑन देयर फीट मोस्ट ऑफ द टाइम. तो वो भागते रहते थे, तो उन्हें उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती थी, उनकी मसल्स में स्ट्रेंथ रहती थी. आजकल हमारा लाइफस्टाइल कैसा हो गया है, अगर आप असेस करने की कोशिश करो, अगर आप बैठ के कैलकुलेट करो, एक दिन में आप कितने घंटे बैठते हो, कितना घंटे चलते हो और कितना घंटे खड़े रहते हो, आप रियलाइज करोगे कि मैक्सिमम दिन आप बैठे हुए बिता रहे हो. अब आप जब एक पोजीशन में रहते हो, आपकी बॉडी की मसल्स उसी पोजीशन में सेट हो जाती हैं, उसी पोजीशन में स्टिफन होने शुरू हो जाती हैं. ठीक है. अब वो टाइटनेस धीरे धीरे करके साल ब साल बढ़ती ही रहेगी. Every year that stiffness goes on increasing. Now once your muscles have stiffened and you suffer a fall or you have any jerk or something, immediately your muscles will snap and it will break the bone. क्योंकि आपकी मसल आपके ब्रेन को कवर करके रखती है. आपका स्केलेटन खुद नहीं चल सकता. आपका स्केलेटन मसल से कवर्ड है. वो मसल का मूवमेंट आपके स्केलेटन को मूव करता है, बोन्स को मूव करता है. अगर आपकी बोन ही स्टिफ हो गई है तो मसल भी स्नैप होगी और साथ साथ आपकी बोन भी स्नैप होगी, आपके जॉइंट्स भी वीक हो जाएंगे. तो इसलिए आपको अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल इसलिए रखना जरूरी है. लोग सोचते हैं योगा करके हम क्यों फ्लेक्सिबल बने, हमको कोई जिमनास्ट थोड़ी बनना है. हाथ पैर यहाँ घुमा के नीचे अगर आपने पैर पकड़ लिए, अपने टोस पकड़ लिए, तो व्हाट इज द बिग डील इन दैट? इट्स नॉट अ बिग डील बिकॉज यू वांट टू शो इट ऑफ टू समबडी. It's a big deal because you want your muscles to be used and you want your muscles to be supple and flexible. क्योंकि जितनी फ्लेक्सिबल और सपल आपकी बॉडी रहेगी, उतना बॉडी के मूवमेंट्स आप सारी जिंदगी कर पाएंगे. आजकल के टाइम में 40 इयर्स के बाद ही आप देखोगे लोग जमीन पे बैठने में
से कतराने लगते हैं क्योंकि वो जमीन पर नहीं बैठ पाते। चेयर पे बैठे बैठे उनकी जो पैर की मसल्स हैं वो इतनी स्टिफ हो चुकी है कि वो पैर खोल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते जमीन के ऊपर। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको जमीन पे बैठने में बहुत तकलीफ होती है और कोई एज नहीं है, जस्ट 40 क्रॉस किया है, 45 के हुए हैं और जमीन पर नहीं बैठ पा रहे। तो वो इसलिए क्योंकि मसल्स इतनी स्टिफ हो गई हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज अगर आप चाहते हो कि आप जिंदगी भर कर पाओ, आप गिरो पर आपको चोट ना लगे, आप गिरो पर आपकी हड्डी ना टूटे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मसल्स को कंटिन्यूअसली वर्क करके फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अगर जिम की बात भी करें तो जिम भी जो जितने भी जिम ट्रेनर्स हैं, इवन दे फोकस ऑन द मूवमेंट। वो भी कहते हैं कि पहले वार्म अप करो, साइकिलिंग करो, ट्रेडमिल करो, उसके बाद आप किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को ट्रेन करो। हाँ जी। तो मतलब योगा, अगर बात करूं मेडिटेशन की, अगर बात करूं, इट मींस बीइंग इन द मोमेंट, उस मोमेंट में होना। तो डू यू थिंक कि अगर हम किसी काम में इन्वॉल्व हैं पूरी तरीके से, क्या वो भी इक्विवेलेंट है मेडिटेशन के? हाँ जी, बिल्कुल मेडिटेशन है, क्योंकि माइंडफुलनेस है ना। जो आप काम कर रहे हो, अगर आप उस वक्त उसी काम में हो तो आप मेडिटेटिव स्टेट में ही हो। मेडिटेशन का मतलब क्या है? एंकरिंग योर माइंड टू वन थॉट, फोकसिंग योर अटेंशन ऑन वन थिंग, दैट इज मेडिटेशन। जिस वक्त आप जो कर रहे हो, अगर आप वो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तन्मयता के साथ कर रहे हो, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में ही हो। अगर आप गाना सुन रहे हो, कोई बहुत ही इमर्सिव गाना है जिसको सुन के आपको लग रहा है आप उसमें खो जाओ, आपने आंख बंद कर दी है और आप उसकी लय में, उसकी धुन में पूरी तरह खो गए हो, वो भी मेडिटेशन है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इतनी तन्मयता से पढ़ रहे हो, इतनी रैप्ट अटेंशन के साथ पढ़ रहे हो, आसपास क्या हो रहा है आपको नहीं पता, तो वो भी वो मेडिटेशन है। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वो भी आप पूरी अटेंशन के साथ कर रहे हो, विदाउट एनी थॉट ऑफ द पीपल अराउंड यू, without any thought of the past or the future worrying you. If you are in the moment, you are in a meditative state. So meditative state means being mindful and being present in the moment with 100% involvement. कहते हैं ना, your energy flows wherever your attention goes, energy flows. So bring your attention on whatever task you are doing so that 100% energy flows into that task. That is meditation. Okay. तो कोई आखिरी एडवाइस मेरे लिसनर्स के लिए? लिसनर्स के लिए तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि योगा को ये मत समझे कि योगा बुढ़े लोगों के लिए होता है, या आपको ये तब करना चाहिए जब आपके शरीर में कोई तकलीफ हो जाए, या जब डॉक्टर कहे कि जी अब आपका और कोई इलाज नहीं हो सकता, अब आप बस योगा ही कर लो। उस मोमेंट का इंतजार ना करें। आप टीनएजर्स की स्टेज से ही, मतलब 12-13 साल की उम्र से ही आप योग का अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। और उस वक्त अगर बच्चे इसका अभ्यास करते हैं तो उनकी हाइट, उनकी पर्सनैलिटी, उनका ब्रीदिंग पैटर्न, उनका थॉट प्रोसेस, जो वेवरिंग माइंड आजकल के बच्चों के अंदर, रेस्टलेसनेस, हाइपर एक्टिविटी जो है, वो कंट्रोल हो जाएगी, वो सबड्यू हो जाएगी। एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव होगी बिकॉज आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज इंप्रूव हो जाएंगी। योर सोशल स्किल्स विल इंप्रूव बिकॉज यू विल लर्न टू रेगुलेट योर इमोशंस विदाउट reacting. You learn to respond, and then your physique improves because when you're working on your muscles during the growing years, you can add some more inches to your height. You can be taller and have a better personality, a well-rounded personality. So don't wait for any low moment or low phase in your life to begin your yoga practice. Do it as soon as you come to know about it, as soon as you get accessibility, or as soon as you get any awakening and anybody who can help you with the practice. Choose the right guru, start your practice, and continue it lifelong. It's not like you do it for 2 months, get some relief and feel now I'm okay, now I don't need it. This is something which needs to be incorporated in your life. Follow it as a philosophy and not only for asana. As a yoga philosophy, use it and just be in it and just see the immense benefits that it has to offer.